डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इस वीडियो में हम सभी साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसके उत्तर को देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में 50% जो क्वेश्चंस है वह हमारे बहुविकल्पीय यानी कि वस्तुनिष्ठ के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। तो यहाँ पे हम लोग आज कुल 35 प्रश्न साइंस के तीनों सेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से यहाँ पर लिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। फिर आगे हम लोग इसी तरह से बहुत सारे वीडियो को लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए लाभकारी होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसके प्रश्न को समझें। हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल डैश प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल क्या बनते हैं? डैश प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसमें ऑप्शन है, पहला है काल्पनिक, दूसरा है आवर्धित, तीसरा है आभासी और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका सही आंसर होगा आभासी। दूसरा प्रश्न कहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और एक पतला लेंस। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न कह रहा है, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के डैश से मापी जाती है, यानी कहाँ से मापी जाती है? ऑप्शन है पहला लेंस से, ऑप्शन बी है ध्रुव से, ऑप्शन सी है आवर्धन से और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही आंसर होगा ध्रुव से, यानी उसका मेन जो सेंटर होता है वहीं से दूरियां मापी जाती है। चौथा प्रश्न, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए डैश दर्पणों का उपयोग किया जाता है, यानी सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा है दोनों और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अवतल। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? प्लास्टिक का, ऑप्शन बी में लकड़ी का, ऑप्शन सी में मिट्टी का और ऑप्शन डी में कांच का। तो प्लास्टिक, लकड़ी, कांच इन सबों का लेंस बन सकता है, लेकिन मिट्टी का लेंस कभी नहीं बन सकता है। प्रश्न संख्या 6, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? ऑप्शन ए कह रहा है 2 डायोप्टर, ऑप्शन बी कह रहा है -2 डायोप्टर, ऑप्शन सी कह रहा है -5 डायोप्टर और ऑप्शन डी कह रहा है 5 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर होगा -5 डायोप्टर, यानी कि लेंस के क्षमता को मापने को क्या कहते हैं? डायोप्टर कहते हैं। तो क्या होगा? -5 डायोप्टर। प्रश्न संख्या 7, डैश में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, अर्थात किस चीज़ में, कौन सी स्थिति में? हम सभी जानते हैं कि अलग अलग दशा में प्रकाश का चाल क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे यहाँ ऑप्शन में दे रहा है, पहला शून्य में, बी में अवतल में, सी में शून्य और निर्वात और ऑप्शन डी में है सभी। इसका सही आंसर होगा शून्य एवं निर्वात। निर्वात का मतलब जहाँ कुछ नहीं है। 8 नंबर, उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को कौन कौन लेंस कहा जाता है? अपसारी, अभिसारी, अवतल या सभी। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी। प्रश्न संख्या 9, जब आपतन कोण 0 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण क्या होगा? अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? कह रहा 0.01 डिग्री, 0 डिग्री, फिर कह रहा 0 और 0.01। तो इसका सही आंसर होगा 0 डिग्री। प्रश्न संख्या 10, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डैश होता है, यानी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? m के पावर -2, m के पावर -1, शून्य या इकाई
सही आंसर होगा m⁻⁻1। प्रश्न संख्या 11, डैश लेंस समांतर प्रकाश पुंज को अपसारित कर देता है। डैश लेंस यानी कौन सा लेंस समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, आवर्धन या कोई नहीं। सही आंसर होगा उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 12, एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है केवल डैश दर्पण है। कौन ऐसा दर्पण है जो किसी बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। आपके पास ऑप्शन है अवतल, उत्तल, आवर्धन और इकाई। तो इसका सही आंसर होगा अवतल। प्रश्न संख्या 13, प्रकाश डैश में चलता है। एकदम सिंपल सा प्रश्न है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलती है, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14 है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ठीक है, याद रखना है। फिर कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। आधी, दोगुनी, चौथाई या बराबर। तो गोलीय दर्पण की अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के हमेशा आधी होती है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में कौन ऑक्सी कारक है। हम लोग ऑक्सी कारक और अवकारक पढ़े हुए हैं। तो पूछ रहा है इसमें कौन ऑक्सी कारक है, H2CO, H2S या O2। तो इसका सही आंसर होगा O2। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। FeCl2 इसका प्रतिफल के रूप में है FeCl3। ऑप्शन बी में है NH4 + NO2, ये अभिकारक है और प्रतिफल के रूप में है N2 + 2H2O। और इसका ऑप्शन सी है NH4 + NO2, इसका प्रतिफल है N2 + 2H2O। और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कि NH4 + NO2। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। H2SO4, O2, H2S, NHO3। तो इसका सही आंसर होगा H2S। प्रश्न संख्या 19, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर किस धातु की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन में है अपघटन, ऑप्शन बी है अवक्षेपण, ऑप्शन सी है सिल्वर और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जैसे ही हम कॉपर डालते हैं तो हमें सिल्वर की प्राप्ति होती है। प्रश्न संख्या 20, निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है। H3O+, H3O-, OH-, OH+। तो इसका सही आंसर होगा H3O+। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण, अवकरण, अवक्षेपण, सभी। तो इसका सही आंसर होगा अवकरण अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 22, अभिक्रिया 2H2 + O2 का प्रतिफल 2H2O डैश अभिक्रिया कहलाती है। यानी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन, अवक्षेपण, ऑक्सीकारक या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 23, शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। भोजन जब हमारे शरीर में पचता है वो ऑक्सीकरण है, अवकरण है, उदासीनीकरण है या सभी है। तो सही आंसर इसका होगा ऑक्सीकरण। प्रश्न संख्या 24, आर्सेनियम अम्ल जलीय विलयन में क्या बदल देता है, किसी में बदल जाता है। OH- में बढ़ता है, O+ बढ़ता है, दोनों बढ़ता है या लवण बढ़ता है। तो इसका सही आंसर होगा H+ बढ़ता है। प्रश्न संख्या 25, निम्नांकित में कौन लवण है, यानी कौन नमक है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl, NaOH या KOH। सही आंसर इसका होगा NaCl। क्या होगा, NaCl। प्रश्न संख्या 26, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। अम्ल, क्षार, लवण, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क्षार। जल में घुलनशील वस्तु को क्या कहते हैं, क्षार। सोडियम सल्फेट का
जलीय विलयन क्या है? उदासीन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा या बफर होगा? तो इसका सही आंसर है उदासीन होगा। प्रश्न संख्या 28, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है कितना? 6, 8, 7, 9। तो सही आंसर इसका होगा 7। प्रश्न संख्या 29, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीला क्या करता है? लाल कर देता है। तो विलयन का पीएच मान कितना होगा? 8, 10, 12, 6। सही आंसर इसका होगा 6। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है? मानव रक्त की, चूना जल की, एंटासिड की या लाइम जूस की? सही आंसर इसका होगा लाइम जूस। अगला प्रश्न संख्या 31 है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? बहुत सिंपल है, 0.03% है। प्रश्न संख्या 32, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी रहती है? मल द्वार, कंठ द्वार, निगल द्वार, कोई नहीं। तो हम ग्रसनी का मतलब क्या है? पाचन तंत्र से संबंध है, और पाचन तंत्र निगल द्वार यानी कि हम भोजन को निगलने का जो काम करते हैं उसी से ग्रसनी का संबंध होता है। प्रश्न संख्या 33, वायुमंडल में पत्तियां CO2 डैश द्वारा ग्रहण करती है? किसके द्वारा? जड़ के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, पत्ते के द्वारा, सभी के द्वारा? तो रंध्रों के द्वारा। प्रश्न संख्या 34, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? संश्लेषण होता है, विघटन होता है, दहन होता है या परिवर्तन होता है? तो भोज्य पदार्थों का पहले विघटन होता है। प्रश्न संख्या 35, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का डैश होता है? ऑक्सीकरण होता है, अवक्षेपण होता है या कि कोई अभिक्रिया होती है या सभी कार्य होता है? तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है ऑक्सीकरण होता है। तो ये 35 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम्स 2022 के लिए काफ़ी लाभकारी होंगे, यही आशा लेकर के मैंने इस प्रश्न को तैयार किया है। आशा है कि आपके तैयारी में यह एक छोटा सा मेरा प्रयास सार्थक सिद्ध हो, और ऐसे ही सभी विषयों को आप जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जो भी वीडियो आएंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स 10th के लिए, 12th के लिए, हर सब्जेक्ट को लेकर के, हर टॉपिक को कवर करने का मैं प्रयास करूंगा। हर सेक्शन से आपके बीच वीडियो, क्वेश्चन, आंसर, लघु उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय सब कुछ डालने का मैं प्रयास करूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, समझें और अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं। फिर हम लोग मिलेंगे आगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।